चलिए तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया लेसन जिसका नाम है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति। ठीक है, तो इस लेसन में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले गति को देखते हैं कि गति होती क्या है। तो गति के बारे में समझते हैं, गति क्या होती है। मान लेते हैं कि ये कोई इंसान है, ये यहाँ पर था कुछ समय पहले, उसके बाद से अब यहाँ पर है। ठीक है, कुछ समय पहले कहाँ पर था, यहाँ पर, अब कहाँ पे है, यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर टाइम देखा जाए तो मान लेते हैं कि टाइम हो रहा है यहाँ पर 9:40। ठीक है, 9:40, और यहाँ पर पहुँचा तो समय कितना हो गया, यहाँ पर समय हो गया 10 बज गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। पहले कहाँ पर था, यहाँ पर था, अब कहाँ पे है, यहाँ पर। तो समय बदला, स्थिति भी बदल गई। तो समय के साथ अगर स्थिति बदल रहा है तो हम कहेंगे कि ये वस्तु या फिर ये इंसान गति में है। ठीक है, तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति। तो मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ, किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, तो आइए गति के बारे में जानते हैं। गति के बारे में, तो गति को किस तरीके से इसमें पढ़ना है। तो गति को दो भागों में पढ़ना है। गति को दो भागों में पढ़ना है। पहला है शुद्ध गतिकी। पहला क्या है, शुद्ध गतिकी, और दूसरा क्या है, बल गतिकी। ठीक है, तो ये शुद्ध गतिकी, ये बल गतिकी। देखते हैं शुद्ध गतिकी क्या होता है। तो शुद्ध गतिकी का मतलब ये होता है कि इसमें केवल गति से मतलब है। केवल किससे मतलब है, गति से। इसमें हम बल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें किसके बारे में नहीं पढ़ना है, बल के बारे में नहीं पढ़ना है। इसमें बल कितना होगा, 0। तो जब बल 0 तो यहाँ पर त्वरण भी 0 हो जाएगा। ठीक है, जब बल 0 तो त्वरण भी 0। तो शुद्ध गतिकी का मतलब होता है कि बल के बारे में हमें इसमें नहीं पढ़ना है। केवल हम देखेंगे कि गति हो रही है, गति साइकिल कर रही है कि गति ट्रक कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम इसके द्रव्यमान पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो हम किस पे ध्यान नहीं देंगे, द्रव्यमान पे ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसी गति को हम शुद्ध गतिकी कहते हैं। और बल गतिकी का मतलब ये होता है कि हम इसमें बल को कंसीडर करेंगे। क्या है, बल को कंसीडर करेंगे। तो जब बल लगेगा तो बल के साथ साथ त्वरण भी उत्पन्न होगा। ठीक है, और इसमें हम वस्तु के द्रव्यमान पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, इस बार हम ध्यान देने वाले हैं कि ट्रक कर रहा है गति की साइकिल गति कर रही है। ठीक है, तो इसमें हम जड़त्व के बारे में समझेंगे, और इसमें हम केवल और केवल गति के बारे में देख रहे हैं कि गति क्या होती है। ठीक है, तो शुद्ध गतिकी का मतलब हम केवल गति के बारे में पढ़ेंगे। और बल गतिकी का मतलब होता है कि इसमें हम बल लगा करके अगर किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाया जा रहा है तो हम उसको इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बल गतिकी में पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स का मतलब होता है यांत्रिकी, इसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी का मतलब क्या होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ये क्या है, भौतिक विज्ञान है। और इसमें हम बल तथा इसके कारण जो भी प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, हम
विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उस शाखा को हम क्या बोलते हैं? यांत्रिकी। तो अगर किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जा रहा है, उस बल के कारण कोई प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो हम भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में इसको पढ़ेंगे उसको क्या बोला जाएगा? यांत्रिकी। तो यांत्रिकी का मतलब होता है कि हम केवल बल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके कारण जो प्रभाव उत्पन्न होगा उसको पढ़ेंगे। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? केवल और केवल गति के बारे में देखेंगे। इसमें हम द्रव्यमान, त्वरण और बल पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस अगला टॉपिक क्या है। तो गति समझ में आया क्या होता है? गति का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु है, समय के साथ स्थिति अगर उसकी परिवर्तन हो रहा है तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी वस्तु की अवस्था देखी जाए, अगर किसी वस्तु बोल सकते हैं आप, वस्तु की अगर अवस्था देखी जाए तो अवस्था कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार। पहला अवस्था होगा विराम का और दूसरा अवस्था होगा गति का, ठीक है। अगर हम वस्तु की स्थिति देखें तो पहला अवस्था किसका होगा? विराम का। ये है विराम और ये है गति, ठीक है। तो वस्तु की अवस्था 2 तरीके की अवस्था होगी, विराम और गति। विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है कि समय बदल रहा है लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये मान लेते हैं कि कोई इंसान है, ये इंसान है, यहाँ पे खड़ा है 9:40 पर और टाइम कितना हो गया इसको? यहाँ पर 10 बज गया मान लेते हैं। तो अगर ये कोई इंसान है 9:40 पर खड़ा है और इसको यहीं खड़े हुए 10 बज गया, तो समय तो बढ़ रहा है लेकिन इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जहाँ है वहीं का है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे विराम, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोला जाएगा? विराम। तो मैं विराम की भी परिभाषा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। विराम की परिभाषा क्या हो जाएगी? समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन न हो विराम कहलाता है। विराम कहलाता है, ठीक है। अब गति के बारे में देखा जाए तो गति क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है। अगर इस दुनिया में देखा जाए तो विराम नाम की कोई चीज़ नहीं है। कैसे नहीं है? तो विराम नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये इंसान रुका हुआ है, ये इंसान क्या है? रुका हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको कहाँ से देख रहा हूँ तो हमें दिख रहा है रुका हुआ, इसको मैं देख रहा हूँ धरती से। कहाँ से देख रहा हूँ? धरती से। तो जब मैं धरती से देख रहा हूँ इसको तो रुका हुआ है। अगर मैं चंद्रमा पे चला जाऊँ, कहाँ पे? चंद्रमा पे, और यहाँ से इसको मैं देखूँ तो पृथ्वी पर है ये इंसान। ये इंसान कहाँ पर है? ये इंसान पृथ्वी पर है और मैं कहाँ पे हूँ? चंद्रमा पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ इस इंसान को, तो पृथ्वी तो घूम रही है, तो पृथ्वी की गति इसको मिल गई है, तो ये भी पृथ्वी के साथ घूम रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर अब ये इंसान गति करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ये इंसान गति करता हुआ नज़र आएगा। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है क्या? निर्देश बिंदु, या फिर इसको निर्देश तंत्र बोल सकते हैं। निर्देश तंत्र या फिर निर्देश बिंदु। निर्देश तंत्र क्या होता है? तो निर्देश तंत्र का मतलब होता है कि हम जहाँ से गति को देखते हैं, ठीक है। निर्देश तंत्र का मतलब क्या होता है कि हम जहाँ से गति को देखते हैं, हम जहाँ से गति को देखते हैं उसे क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र। तो हम गति को कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ से भी हम देखेंगे उस जगह को हम क्या बोलेंगे? निर्देश तंत्र। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम कहाँ से देख रहे हैं? चंद्रमा से। तो चंद्रमा से देखेंगे, अगर ये इंसान पृथ्वी पे है तो पृथ्वी गति कर रही है, इसके साथ ये इंसान जुड़ा हुआ है तो ये भी इंसान गति करता हुआ है नज़र आएगा आप। अगर मैं वापस धरती पे आ जाऊँ तो फिर मुझे ये इंसान रुका हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो एक जगह मैंने देखा ये चल रहा है और दूसरी जगह मैंने देखा कि रुका हुआ है, ठीक है।
तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है निर्देश तंत्र। ठीक है, निर्देश तंत्र का मतलब क्या होता है कि हम जहाँ से देख रहे हैं गति को। आगे समझते हैं इस बात को। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ट्रेन है, ये क्या है? ये कोई ट्रेन है और ये खिड़की है। ये क्या है? खिड़की है। और इस पे दो इंसान बैठे हुए हैं। ठीक है, खिड़की पर दो इंसान ठीक एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, ये इंसान आमने सामने बैठे हुए हैं और यहाँ पर धरती पर एक इंसान खड़ा हुआ है। ठीक है, धरती पर क्या है? एक इंसान खड़ा होके इन दोनों को देख रहा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इसका नाम मैं ए रख लूँ और इसका नाम बी और इसका नाम क्या है? सी। ठीक है, तो अगर मैं बी से पूछूं कि आप बताइए बी, ए क्या गति में है? ए के बारे में पूछा जा रहा है कि ए क्या गति में है। ठीक है, उसके बाद से सी से पूछा जा रहा है ए के बारे में कि क्या ए गति में है कि नहीं है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। तो गति की परिभाषा मैंने क्या बताया? गति की परिभाषा क्या बताया कि अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, स्थिति अगर क्या है? स्थिति बदल जा रही है तो बोला जाएगा क्या है? ये चीज़ गति में है। अगर स्थिति नहीं बदल रही है, अगर स्थिति क्या हो रही है? नहीं बदल रही है, अगर स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो इस चीज़ को क्या बोला जाएगा? विराम। इस चीज़ को क्या बोला जाएगा? विराम। तो बी से पूछा जाएगा कि आप बताइए कि ए गति में है कि नहीं। उसके बाद से सी से पूछा जाएगा ए गति में है कि नहीं। तो बी क्या जवाब देगा? बी ये बताएगा कि मैं जब से यहाँ पर बैठा हूँ तब से इस इंसान को यहीं पर बैठे हुए देख रहा हूँ। ठीक है, तो इस इंसान की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। जब से ये इंसान चढ़ा है इसके सामने बैठा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है स्थिति में, तो बी कहेगा कि ये विराम में है। ठीक है, ये क्या है? विराम में है। अगर सी से पूछा जाएगा तो सी क्या बताएगा कि ये ट्रेन तो चल रही है और ट्रेन के साथ ये भी जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये गति में है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र का मतलब ये होता है कि हम कहाँ से गति को देख रहे हैं। तो इसका निर्देश तंत्र क्या है? इसका निर्देश तंत्र ट्रेन है और इसका निर्देश तंत्र क्या है? धरातल है। इसका निर्देश तंत्र क्या है? धरातल। ठीक है, तो ये धरातल से देख रहा है और ये ट्रेन से देख रहा है, तो दोनों का निर्देश तंत्र अलग अलग है। दोनों का निर्देश तंत्र अलग अलग है, इसलिए हमें वस्तुएं अलग अलग दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? ये विराम में बताएगा और ये क्या बताएगा? गति में बताएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। ये कोई बाइक है और इस बाइक पे मान लेते हैं ये बाइक है और इस बाइक पे एक इंसान बैठा हुआ है। ठीक है, एक बाइक पे क्या है? इंसान बैठा हुआ है और ये चला रहा है। ठीक, और इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है, मान लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक और बाइक है जिस पे दो लोग बैठे हुए हैं। इस बार इस पे कितने लोग बैठे हुए हैं? दो लोग। ये दो लोग बैठे हुए हैं और एक इंसान यहाँ पर धरातल पे है। ठीक है, ये इंसान क्या है? धरातल पे, धरती पे है। और इस बाइक की स्पीड कितनी है? इस बाइक की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन को समझते हैं कि एक बाइक पे बैठा हुआ इंसान जिसकी स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस पर दो लोग बैठे हुए हैं जिसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक इंसान धरातल पर है। ठीक है, तो ये इंसान क्या करेगा कि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसको पार कर जाएगा कुछ समय बाद। इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसको पार कर जाएगा कुछ समय बाद, और ये पीछे वाला इसको देख रहा है पार करते हुए। ठीक है,
तो पीछे वाला क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। तो पार करते हुए का मतलब ये होता है कि अगर ये इंसान देखेगा इस इंसान को तो धीरे धीरे जाता हुआ, ऐसे धीरे धीरे जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर इससे मैं पूछूं कि आप बताइए कि इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, उसके बाद से इससे भी पूछा जाएगा कि इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी है दोनों लोगों से पूछा गया, इससे भी और इससे भी। तो ये क्या बताएगा इसकी स्पीड कितनी है, और ये क्या बताएगा इसकी स्पीड। तो ये बताएगा इसकी स्पीड कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या बताएगा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों का सेम है। इसका भी बाइक है और इसका भी बाइक है, तो इससे 10 किलोमीटर महसूस होगा कि मुझसे ये 10 किलोमीटर ज़्यादा तेज चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इससे पूछा जाए तो ये क्या बताएगा, ये टोटल 70 किलोमीटर बता देगा कि इसकी स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर। ठीक है, तो एक बता रहा है यहाँ पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा और एक बता रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो दोनों के आंसर में अंतर है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है निर्देश तंत्र। ठीक है, तो निर्देश तंत्र क्या होता है, जहाँ से हम गति को देख रहे हैं। तो ये कहाँ से देख रहा है, बाइक से, और ये कहाँ से देख रहा है, धरातल से। तो दोनों का निर्देश तंत्र अलग अलग है, इसलिए हमें आंसर भी अलग अलग मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर गति के प्रकार। तो गति कितने प्रकार से हो सकती है, तो गति होता है, तो गति के प्रकार देखते हैं। गति कितने प्रकार के होती है, तो पहला है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। ठीक है, दूसरा क्या है, वृत्तीय गति, दूसरा क्या है, वृत्तीय गति, और तीसरा क्या है, घूर्णन गति, और एक और है दोलन गति। हम 4 प्रकार की गति के बारे में देखेंगे। तो सरल रेखीय गति का क्या मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में चल रही है, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है तो इस टाइप की गति क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति। सरल रेखा का मतलब होता है कि एक सीधी लाइन, ठीक है, सीधी रेखा। तो अगर कोई भी वस्तु इस सीधी रेखा के, अगर सीधी रेखा में चलेगा, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चलेगा तो इस टाइप की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रेन की गति, ठीक है, एक क्या है, ट्रेन की गति को मान लेते हैं कि ट्रेन की गति अगर देखी जाए तो क्या है, सरल रेखीय गति है। ठीक है, ट्रेन की गति कैसी है, सरल रेखीय गति है। अब वृत्तीय गति का क्या मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है घूमते हुए, तो इसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति। ठीक है, और घूर्णन गति का क्या मतलब होता है, घूर्णन गति का मतलब होता है कि किसी अक्ष के परितः घूमना। ठीक है, किसी अक्ष के परितः घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन गति। और दोलन गति का क्या मतलब होता है कि अगर हम कोई वस्तु है, इसके एक पॉइंट को, एक एंड को फिक्स कर दें और उसके बाद से इसको गति कराएं, तो इसकी गति किधर होगी, इसकी गति ये इधर होगी, किसी अक्ष के परितः। तो इसकी गति इस तरीके से हो सकती है, इसकी गति किधर होगी, इधर इधर। तो इसको हम कहते हैं दोलन गति। चलिए ठीक है, सबको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। वृत्तीय गति का क्या मतलब होता है, वृत्तीय गति का मतलब होता है कि जैसे मौत का कुआं देखे हैं, मौत का कुआं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक कुआं होता है इस तरीके से, और इस तरीके से कुआं होता है, और इसमें होता क्या है कि एक चालक जो अपनी बाइक लेकर के इसकी दीवारों पर इधर से इसकी दीवारों पर चलता है। ठीक है, इसकी दीवारों पर ऐसे घूमता है, इसकी दीवारों पर क्या करता है, ऐसे घूमता है। तो इसमें क्या होता है कि एक त्रिज्या होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, त्रिज्या होती है,
और इसका कोई एक केंद्र हो जाएगा और इसके हिसाब से वो क्या होगा कि घूमेगा। ठीक है, क्या घूमेगा, कौन घूमेगा, कोई चालक घूमेगा। ठीक है, अब घूर्णन गति का क्या मतलब होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक लट्टू है, कोई लट्टू है और इसकी गति को देखा जाए तो इसकी गति कैसी है, इसकी गति है घूर्णन गति। ठीक है, ये कोई मान लेते हैं कि लट्टू है और इसकी गति को देखा जाए तो ये कौन सी गति है, घूर्णन गति, क्योंकि ये अपनी धुरी पर ही नाचेगा। ठीक है, हटा इसको। अब अगला टॉपिक देखते हैं, गति कितने तरीके से हो सकती है। गति कितने तरीके से हो सकती है, तो इसमें होगी एक विमीय गति। ठीक है, एक विमीय गति। एक विमीय गति का मतलब क्या होता है कि केवल एक ही दिशा में गति हो सकती है, केवल एक ही दिशा में गति हो सकती है। तो वो कैसे हो सकती है, या तो आगे होगा नहीं तो पीछे होगा। तो इसमें क्या किस तरीके की गति होगी, केवल आगे पीछे गति होगी। जैसे मान लेते हैं कि कोई ट्रेन है, ट्रेन की गति क्या कहलाएगी, एक विमीय गति होगी। ट्रेन आगे चल सकती है, पीछे चल सकती है। या फिर रस्सी पे चलता हुआ कोई इंसान है। ठीक है, रस्सी पे चलता हुआ कोई इंसान है तो वो आगे चल सकता है और न तो पीछे चल सकता है। ठीक है, इसमें दाएं बाएं का खेल नहीं होता है, दाएं बाएं नहीं चल सकता है इसमें। तो एक विमीय का मतलब होता है कि आगे चले नहीं तो पीछे चले। अब उसके बाद से द्विविमीय गति देखते हैं। द्विविमीय गति, द्विविमीय गति का मतलब क्या होता है कि इसमें आगे पीछे और दाएं बाएं चल सकता है। आगे भी चल सकता है, पीछे चल सकता है, दाएं मुड़ सकता है, बाएं मुड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें आगे पीछे और दाएं बाएं। ठीक है, आगे पीछे और दाएं बाएं इंसान चल सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति का मतलब होता है 2D और एक विमीय का मतलब होता है 1D। इसमें केवल एक दिशा होगी और इसमें दो दिशा होगी। तो दो दिशा का मतलब कि आगे चल सकता है, पीछे चल सकते हैं, नहीं तो दाएं और बाएं चल सकता है। ठीक है, तो ये द्विविमीय गति। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मान लेते हैं कि मनुष्य। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, और कोई भी हम वाहन ले सकते हैं जो धरातल पे चल सकता है। ठीक है, कोई भी वाहन ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इन सभी की गति क्या है, द्विविमीय गति है। ठीक है, अगला देखते हैं त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति का मतलब क्या होता है कि इसमें इंसान आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर और नीचे गति कर सकता है। ठीक है, इंसान क्या कर सकता है, दाएं बाएं, आगे पीछे और ऊपर नीचे गति कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है उड़ने वाले पंछी। ठीक है, उड़ने वाले क्या हो सकते हैं, पंछी। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है उड़ने वाले पंछी। कैसे, तो ये काम क्या कर सकते हैं कि आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे भी चल सकते हैं। ठीक है, ये क्या काम कर सकते हैं कि आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे भी उड़ सकते हैं। तो इन लोगों की गति कैसी होती है, त्रिविमीय गति। इसका मतलब होता है 3D। ठीक है, तो ये आपको गति समझ में आई। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक देखते हैं, दूरी। दूरी क्या होता है, तो दूरी का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कोई इंसान है और इसके पास और एक इंसान है, तो इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ दूरी है कि नहीं, दूरी है। इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ दूरी है। तो दूरी की अगर परिभाषा देखी जाए
तो एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, इन दोनों के बीच की अगर हम लंबाई देखें, इन दोनों के बीच की क्या है, लंबाई, तो लंबाई ही क्या कहलाएगी, दूरी। ठीक है, इन दोनों के बीच की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी। तो दूरी की परिभाषा क्या हो जाएगी कि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। तो समझ में आया, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी। अब इसका मात्रक क्या हो सकता है, इसको किससे दिखाते हैं, तो इसको हम दिखाते हैं एस से। ठीक है, इसको किससे दिखाते हैं, एस से। इसे यस से दिखाते हैं, इसे यस से दिखाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या हो सकता है, इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर। ठीक है, तो लंबाई क्या है, लंबाई दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर हो सकता है या फिर किलोमीटर हो सकता है। अब दूरी कैसी राशि है, तो दूरी अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि। ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, मैं पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ आपको। और दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि का क्या मतलब होता है, अदिश राशि का मतलब ये होता है कि जिसके साथ दिशा न हो, जिसके साथ दिशा न हो, केवल क्या हो, परिमाण, केवल क्या है, परिमाण से काम चल जाएगा इसमें। ठीक है, तो दूरी क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब केवल परिमाण है, दिशा से इसमें कोई मतलब नहीं आता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, दूरी, अगला पॉइंट क्या है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। अगला पॉइंट क्या है, दूरी कभी घटती नहीं है, दूरी कभी घटती नहीं है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो दूरी कभी क्या होती है, घटती नहीं। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसको दिखाने के लिए हमें केवल परिमाण की ज़रूरत होगी, दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, दूरी का मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, वो दूरी कहलाएगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना है और इसकी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ इस लोकेशन के बारे में आपको पता नहीं है कि ये लोकेशन है कहाँ। ठीक है, आप चले यहाँ से और आप इधर चले गए, किधर चले गए, इधर। इसके डिस्टेंस को मैं मान ले रहा हूँ, 3 किलोमीटर। तो आप करें क्या कि यहाँ से चले और जाना कहाँ चाहिए था, यहाँ, बट आप इधर निकल गए। ठीक है, तो आप यहाँ पर रास्ता भूल गए हैं। ठीक है, रास्ता क्या करें, भूल गए हैं। फिर आप वापस आएंगे तो आपने कितना चला, 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। फिर जब वापस आएंगे तो 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, तो टोटल आपने कितना चला, तो 3 किलोमीटर जाने का और 3 किलोमीटर आने का। उसके बाद से जब यहाँ पर आएंगे और फिर तब यहाँ पर जाएंगे, तो जब आप अपने मीटर वाले रीडिंग में देखेंगे तो उसमें टोटल आपका रीडिंग कितना आएगा, टोटल रीडिंग आएगा आपका 10 + 3 + 3 = 60 किलोमीटर। ठीक है, 16 किलोमीटर आएगा आपका रीडिंग। ठीक है, बाइक तो बता देगी कि 16 किलोमीटर चला है आप, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अगर यहाँ से यहाँ तक गए हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा गए हैं, हालांकि इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, तो हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप फिर भी चले हैं। तो अब क्या बताइए कि इसको हम बाइक से हटा सकते हैं क्या, बाइक के मीटर में ये नहीं दिखाएगा, ज़रूर दिखाएगा। ठीक है, बाइक के मीटर में ये क्या दिखाएगा, ज़रूर दिखाएगा। तो इसलिए कभी दूरी घटती नहीं है। ठीक है,
अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है विस्थापन। विस्थापन, अगला पॉइंट क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन एक प्रकार का दूरी ही होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये दो बिंदु है, ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच के जाने का रास्ता, दोनों बिंदुओं के जाने का रास्ता इस तरीके से है और ये है। तो इसको मैं दिखा दे रहा हूँ S1 से, और इसको मैं दिखा दे रहा हूँ S2 से, और इसको मैं दिखा दे रहा हूँ S3 से, ठीक है। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। हमारे पास कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं, S1, S2, S3, ठीक है। तो सबसे जो कम वाला रास्ता होगा, सबसे जो न्यूनतम रास्ता होगा, क्या? न्यूनतम रास्ता, वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा विस्थापन। विस्थापन, जो सबसे न्यूनतम रास्ता होगा क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो आप देख सकते हैं कि S2 क्या है? S2 क्या कहलाएगा यहाँ पर? विस्थापन। S2 क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो विस्थापन की परिभाषा क्या हो गई कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कहलाता, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो विस्थापन समझ में आया। तो जो सबसे कम वाला रास्ता होगा वही क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो विस्थापन के लिए, विस्थापन का अगर मात्रक देखा जाए, मात्रक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका भी मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर, किलोमीटर या फिर मीटर हो सकता है। इसमें अगला पॉइंट क्या है? इसमें अगला पॉइंट है विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि का क्या मतलब होता है? सदिश राशि का मतलब होता है कि इसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों चाहिए, ठीक है। इसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। तो इसको समझते हैं कि दिशा और परिमाण कैसे चाहिए। तो परिमाण का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस मैं मान ले रहा हूँ कि ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। कितना है ये डिस्टेंस? कितना है? 5 किलोमीटर। तो अगर मुझे विस्थापन चाहिए तो मैं इसी डायरेक्शन में चलूँगा, ठीक है। अगर मुझे विस्थापन चाहिए तो मैं किसी और डायरेक्शन में नहीं जाऊँगा, बल्कि इसी डायरेक्शन में जाऊँगा, तब जा कर के मुझे विस्थापन मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा भी अपने रास्ते को भूला, अगर मैं थोड़े से भी अपने रास्ते को भूला तो विस्थापन नहीं होगा, वो दूरी हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है विस्थापन। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता, ठीक है। विस्थापन क्या हो सकता है? विस्थापन क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य हो सकता है। तो धनात्मक कैसे हो सकता है? तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, तो हम किसी एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये इस पॉइंट को हम धनात्मक कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? धनात्मक। ऋणात्मक का क्या मतलब हो गया? ऋणात्मक का मतलब हो गया कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 3 बिंदु है, एक बिंदु A, B और C। कोई इंसान है B से चला C तक, B से कहाँ तक चला? C तक, और फिर C से वापस A तक चला आया। C से कहाँ चला है? कहाँ तक गया? सबसे पहले B से गया C तक, C से कहाँ गया?
ए तक, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये जो विस्थापन है, ये ऋणात्मक है। विस्थापन क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, ये कैसा विस्थापन है? ऋणात्मक। अब शून्य को समझते हैं, शून्य कैसे हो सकता है? तो शून्य का मतलब ये होता है कि परिभाषा क्या है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। इस बिंदु को ए कह दे रहा हूँ, इस बिंदु को बी। ये इसके लिए मान लेते हैं कि ये कोई रास्ता है इधर से इधर। ठीक है, कोई इंसान है और इस रास्ते को फॉलो किया है, इस रास्ते से आया है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, इस रास्ते को हम क्या कहेंगे? दूरी। ठीक है, इस रास्ते को क्या बोलेंगे? दूरी। और विस्थापन की परिभाषा क्या है? कि दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। इन दोनों की सबसे कम दूरी कौन सी है? यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विस्थापन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो विस्थापन आप समझे कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन। अब सपोज दैट कोई इंसान यहाँ से चला है और घूम के फिर वापस यहीं पे आ गया। ठीक है, घूम करके वापस कहाँ पे आ गया? यहीं पे। तो यहाँ पर आप कितने बिंदुओं को देखे हैं? दो बिंदु। एक बिंदु शुरुआत वाला और दूसरा अंत वाला। तो दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस यहाँ कितना है? यहाँ पर दूरी कितना है? तो दूरी है यहाँ पर 0। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी देखी जाएगी, कौन सी दूरी? सबसे न्यूनतम दूरी देखी जाएगी। न्यूनतम दूरी देखी जाएगी, कितनी है? 0 है। तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जहाँ से चला है अगर पुनः वहीं वापस आ जा रहा है, तो यहाँ पर दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी कितनी है? 0 है। तो जब न्यूनतम दूरी 0 है तो न्यूनतम दूरी को क्या बोला गया है? विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट कि मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है और ये कोई बिंदु दूसरा है, इसको ए और इसको बी। तो ए से बी तक पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ता है। कितना है? एक ही रास्ता है। तो विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन हमेशा छोटा होता है और यहाँ पर दूरी के बराबर भी हो जाएगा। तो दूरी हमेशा बड़ी होगी और विस्थापन छोटा होगा, और केवल एक ही रास्ता है तो विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है। ठीक है, विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है। तो समझ में आया आपको? चलिए तो इस पे सवाल लगा के देखते हैं, सवाल कैसे आएंगे इस पे। तो इस पे सवाल कैसे आएंगे? मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है, यहाँ से कोई एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ, उसके बाद से यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ए बी और सी मैं मान ले रहा हूँ, ए बी सी। यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? ये है 5 किलोमीटर और ये डिस्टेंस कितनी है? 7 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी है? 7 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला कि दूरी क्या होगी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? विस्थापन क्या होगा? विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी क्या हो सकती है? दूरी को हम जोड़ सकते हैं। तो 5 + 7 = कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर ये दूरी हो जाएगी। अगर मुझे विस्थापन चाहिए तो विस्थापन के लिए क्या करूँगा कि मुझे यहाँ से सबसे न्यूनतम दूरी देखनी होगी। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो ये क्या है? न्यूनतम दूरी। ये क्या है? न्यूनतम दूरी। तो यही क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो मुझे विस्थापन निकालना है, तो मैं ए और सी के बीच की
लंबाई निकाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या होगा, तो विस्थापन बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 49, और इसको हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 5 14 और 4 2 6 और 6 1 7। तो ये हो जाएगा विस्थापन हमारा कितना हो गया, विस्थापन हो गया रूट में 74 किलोमीटर। ठीक है, रूट में 74 किलोमीटर, ये हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर। कितना है, 7 मीटर। ठीक है, कितना है, 7 मीटर। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है दूरी और विस्थापन। विस्थापन, दूरी और विस्थापन। तो दूरी मुझे पता करने के लिए दूरी कौन सी होगी, तो दूरी होगी, इसको मैं S1 कह दे रहा हूँ और इसको मैं S2। तो दूरी क्या होगी, S1 दूरी हो जाएगी। तो दूरी कैसे निकाला जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये एक अर्धवृत्त है। क्या है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की परिधि है ये। तो अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr/2। ये अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। तो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है 7। इसको हम काट देंगे तो क्या आएगा, 22 मीटर। ठीक है, तो दूरी कितनी आई, 22 मीटर। अगर विस्थापन देखना है तो विस्थापन के लिए एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये उस अर्धवृत्त के व्यास को दिखा रहा है। तो व्यास के लिए क्या हो जाएगा, व्यास के लिए हो जाएगा 2r। ठीक है, तो व्यास के लिए 2r हो जाएगा। तो 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है, 7। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 14 मीटर। ठीक है, तो विस्थापन कितना निकल गया, 14, और दूरी कितना निकल गई, 22 मीटर। ठीक है, समझ में आया। तो अगला टॉपिक हम कल देखेंगे।